मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आज के इस एक दिवसीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अर्पिता अवस्थी में और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र तिवारी सर और आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर परम सभ्य परम आदरणीय डॉक्टर अमित तिवारी सर का मैं इस सेमिनार हॉल में तहे दिल से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि परंपरा रही है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे मां सरस्वती का आशीर्वाद अनिवार्य होता है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मुख्य वक्ता और कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर जितेंद्र तिवारी सर से कि आप सभी लोग मां वीणावाणी मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। ज्योति द्वीप ज्योतिर्जनार्दन द्वीप हरतु मे पापम् द्वीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शोभवस्त्रामृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। जितेंद्र सर, इस कार्यशाला के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अमित तिवारी सर, यहाँ उपस्थित टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राएं। ये कार्यशाला का आयोजन जो है ये भोपाल से प्राप्त हमें एक निर्देश प्राप्त हुआ था कि वर्ल्ड बैंक से हमें जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं उन उपकरणों को केवल बंद करके न रखा जाए और उनका पूरा डिस्प्ले हो, उनमें कैसे काम किया जाता है, किस तरह की उसकी कार्य प्रणाली है, उसका उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हमारी आपको उपलब्ध कराई जाए और आप फिर प्रयोगों के माध्यम से उनका संचालन सीख सकें। इसलिए ये इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसी कड़ी में यहाँ वनस्पति शास्त्र विभाग में, माइक्रोबायोलॉजी में, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में ये कार्यशालाएं हो चुकी हैं और आज यहाँ पर बायोटेक और जूलॉजी विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र सर यहाँ उपस्थित हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको सारे जानकारियाँ देंगे और मैं चाहूँगी कि आप उन जानकारियों का लाभ लें, उनसे सीखें और सीख कर आगे इनका उपयोग किस तरह से करना है इसका आप समुचित ज्ञान प्राप्त करें। यही सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। तिवारी सर इस डिपार्टमेंट में हमारे सभी सहयोगी साथीगण जो फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और प्यारे बच्चों, शासन ने एक अच्छी मंशा शुरू की है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम परचेज कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप लोगों को होना चाहिए
और उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप कैसे अपने डे टू डे लाइफ में ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग योर स्टडी कैसे आप उसको सीख सके, क्योंकि विज्ञान जो होता है वो तथ्यों पर आधारित होता है ना। आर्ट जो होता है उसमें हम कुछ भी लिमिटेशंस नहीं रखते हैं, लेकिन साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उससे बच्चों में रोचकता आती है, जिज्ञासा बढ़ती है, एक रहता है कि हम कैसे चीज़ों को सीखेंगे। आपका जो ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो मशीनें हैं जो वर्ल्ड बैंक से खरीदी गई हैं, बहुत अच्छी मशीनें हैं, और आज जिसका हम लोग एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे जिसपे हम कुछ आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें उसकी बारीक चीज़ें बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी रही है ना, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एक पिलर होता है किसी भी सेल का, ठीक है, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ पाया जाता है। ऐसा बहुत पहले लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था, है ना। तो क्या पाया जाता है ये कोई नहीं जानता था। बाद में जब माइक्रोस्कोप खोजा गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप लॉन्ग बैक सन 1600 के आसपास किया गया था, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रूप में, ठीक है, जब जैकेरियस जॉनसन ने उसका खोज किया था। उसके पहले ऑर्लेंस ने किया था, ठीक है। उसके बाद लगभग 1930 के आसपास आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया, जब नाल और रस्का ने किया था उसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सेल के अंदर की चीजें जो साइकोलॉजी में या सेल बायोलॉजी में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो मैक्सिमम डिस्कवरी जो हुई है वो 1930 के बाद हुई है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हमें समझ में आते नहीं है। नेकेड आई से तो आप वैसे भी नहीं देख सकते हो, ठीक है, और हमें इनको देखने के लिए मैग्निफिकेशन की जरूरत होती है। तो दो तरीके से होता है, एक तो सरफेशियल होता है और दूसरा क्या होता है, सब इन उसमें जाता है कि हम उसके क्या कहते हैं अंदर तक देख सकते हैं रेजोल्यूशन पावर कितना होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं कोई सिग्नल। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए थे, है ना, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन और क्या कहते हैं DEM, ठीक है। तो इनके खोज के बाद से ही स्टार्ट हुआ कि साइकोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं उनमें पाया जाने वाला ऐसा कोई कंट्रोलिंग एलिमेंट है क्या जो पूरे रेगुलेशन, जो पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो बाद में किसी ने खोजा, फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने खोजा कि जो न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल है उसको उनको पता नहीं था कि क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर था, इसलिए उन्होंने उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि कैसा था, एसिडिक इन नेचर, बस इससे अधिक वो कुछ नहीं जानते थे बेचारे, ठीक है। इसके बाद फर्दर उसमें डेवलपमेंट होता गया, लोग खोजते गए, और बाद में आपके दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने दो एक्सपेरिमेंट्स को क्लब किया। जैसे डी ब्रोगली का इक्वेशन होता है, डी ब्रोगली का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, जिसमें आइंस्टीन का जो रूल था E=mc², ठीक है, और जो प्लैंक कांस्टेंट था E=hν, उन दोनों को क्लब करके उन्होंने डी ब्रोगली इक्वेशन बनाया था, एंड फॉर दैट ही गॉट द नोबेल प्राइज। वैसे ही अपने बायोलॉजिकल साइंस में दो महाप्रभु हुए, आप लोगों को खूब अच्छे जानते हैं, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें दोनों का योगदान और है, जिस कारण इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1962 इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल इनको मिला था। तो वाटसन और क्रिक के साथ एक मैडम थी, उनका नाम था WH विल्किंस, जिन्होंने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो चारगाह फ्लूइड और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा वाटसन और क्रिक ने क्या निकाला था, DNA का डबल हेलिकल मॉडल निकाला था, ठीक है ना। लेकिन जैसा हेलिक्स आपको किताबों में बना के दिखाया जाता है, असल में DNA वैसा दिखता नहीं है। मैं इसके पहले विश्वविद्यालय में एज अ गेस्ट फैकल्टी 14 साल काम किया हूँ। तो हम लोग सब लोग वहाँ काम करते थे, तो मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे PG करते हैं, MBBS के बाद जो PG करते हैं, तो मेडिसिन के जो बच्चे हैं, जैसे इंदुलकर सर के जो स्कॉलर हुआ करते थे, 2-3 स्कॉलर हम लोग के साथ काम किए हैं, तो वो आते थे वहाँ से, उनको पता था कि यूनिवर्सिटी में एक मशीन आई हुई है, तो ये लोग क्या होता है DNA वगैरह निकाल देते हैं, देखते हैं। तो वो हमसे ये कहते थे कि सर हमें DNA देखना है, तो हम कहे ठीक है दिखा देंगे DNA। तो बोले सर वो वाला DNA देखना है जो किताबों में बना रहता है, सर्कुलर DNA देखना है हमको, ऐसा वाला जिगजैग वाला। तो हम हमारे एक मित्र हैं अरविंद त्रिपाठी, अभी वो वहीं पर हैं, तो हम लोग पहले हंसते थे, हम तो सर आपको पता है कि DNA कैसा दिखता है? बोले सर वो तो किताबों में हमने ऐसे पढ़ा था, इसके बाद तो हम क्लिनिकल इधर आ गए थे मेडिकल लाइन में। हमने कहा सर DNA बिल्कुल वैसा नहीं दिखता है, ठीक है ना। DNA हमेशा कैसा दिखता है,
बैंड्स के रूप में दिखता है। डीएनए कैसा दिखता है? बैंड्स के रूप में दिखता है, ठीक है। तो दिखता क्यों है ये? क्योंकि ये तो क्या होना चाहिए, सॉल्युबल है, ये है ना, ट्रांसपेरेंट है, ये इसका कोई कलर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को देखने के लिए उसको स्टेन करते हैं।